ईटन और स्वदेश पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडीगिरी और अगले आधे घंटे में खास चर्चा हम करने वाले हैं। बात करेंगे Q1 में रिपोर्ट कार्ड को लेके। Q1 के नतीजे यानी कि पहली तिमाही के नतीजे अगले हफ्ते से आने शुरू हो जाएंगे। तो Q1 में कौन बनेगा किंग, ये हमारी आज की खास पेशकश है। इसमें कई सारे सेक्टर्स की हम चर्चा करेंगे, खासतौर पर जो है ऑटो जैसे सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे, जिसका हमने इस साल काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखा। इसके अलावा मेटल जैसे सेक्टर की चर्चा होगी, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे ऐसे सेक्टर हैं जिस पर हमने देखा कि जो मौसम में जो कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ उसका असर देखने को मिल सकता है पहली तिमाही के नतीजों में। तो कंपनियों के कैसे नतीजे रहेंगे इस तिमाही में, यही समझने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ेंगे, आशीषा जुड़ेंगी, विन्नी जुड़ेंगी, इसके अलावा सृष्टि जुड़ेंगी, जो अलग अलग सेक्टर्स पे आपको बताने की कोशिश करेंगी कंपनियों के नतीजे कैसे आएंगे, कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट होंगे जो आपको इन कंपनियों के नतीजों में नज़र बना के देखनी चाहिए, क्योंकि इन नतीजों का असर इन कंपनियों के शेयरों पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और उसका ओवरऑल पूरे जो नतीजे आएंगे उसका ओवरऑल असर जो है कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। और इस पूरी आधे घंटे के शो में 2 हमारे साथ जो है जानकार जुड़ेंगे, इनफैक्ट वो जुड़ भी चुके हैं, जिनसे हम ये समझेंगे कि इन कंपनियों के नतीजों को लेकर उनकी क्या राय है, इन अलग अलग सेक्टर की जिसकी हम बात करने वाले हैं उन पे उनके टॉपिक्स कौन से हैं जिसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, और आपको इस सेक्टर में किस सेक्टर पे जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिया रखना है और किस पे नेगेटिव नज़रिया रखना है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी और शुरुआत जो है आज आशीषा के साथ करते हैं, जिन्होंने 2 सेक्टर की खासतौर पर बात की है। मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसमें हमने देखा कि इस खासतौर पे 1 साल के भीतर रिटर्न जो है नेगेटिव देखने को मिला है, करीब 6.5% का रिटर्न नेगेटिव देखने को मिला है। आशीषा, क्या इस क्वार्टर में जो नतीजे आने वाले हैं उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि ये सेक्टर अब यहाँ से बेहतर परफॉर्म कर सके? मेटल सेक्टर में ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस के चलते इस क्वार्टर में कमजोरी देखने को मिली थी। कमोडिटी प्राइसेस में अक्रॉस द बोर्ड एल्यूमिनियम, स्टील, लेड, कॉपर में गिरावट देखने को मिली सीक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते मेटल कंपनीज के रियलाइजेशंस पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। स्टील कंपनीज की इन पर्टिकुलर बात करें तो वॉल्यूम्स पर फोकस रहेगा। याद रखिए चाइनीज इंपोर्ट्स बढ़े थे इस क्वार्टर में, जिसके चलते डोमेस्टिक मिल्स के वॉल्यूम्स कमज़ोर हो सकते हैं इस क्वार्टर में। कोकिंग कोल प्राइसेस लार्जली स्टेबल थे, लेकिन आयरन और प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिला था इस क्वार्टर में, जिसके चलते मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करें तो ग्लोबल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं उन पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि टाटा स्टील यूरोप में कमजोरी देखने को मिली है पिछले 2 तिमाही से, और इस क्वार्टर में भी वो कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। नोवेलिस जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है उसमें भी कमजोरी देखने को मिली। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि फुल रिकवरी 4th क्वार्टर FY24 में आएगी, और उसी के चलते हिंडाल्को के नोवेलिस के नतीजों में भी इस क्वार्टर कमजोरी देखने को मिलेगी। वेदांता, हिंडाल्को, कोल इंडिया, JSW स्टील जैसी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज होगी जिनके नतीजों पर स्ट्रीट की नजर रहेगी मेटल स्पेस से। तो आशीषा सीधे तौर पर बता रही है कि हाँ थोड़ा नतीजों में दबाव देखने को मिल सकता है। खासतौर पर टाटा स्टील के नतीजों में हम देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में दबाव देखने को मिल सकता है। और मेटल में देखिए टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ये जो हेवी वेट मेटल स्टॉक्स है उनका अगर इस साल का ईयर टू डेट अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। आस्था, शुरुआत आपके साथ ही शुरू करेंगे। इतना स्वदेश को समय देने का आपका शुक्रिया। हमने देखा है कि मेटल इंडेक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला, बाजार रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है। कई सारे स्टॉक्स देखिए जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मेटल स्टॉक्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। उस पूरे सेक्टर को लेकर आपका क्या आउटलुक है और कौन सा आपका शेयर कोई पसंद का है इस सेक्टर में? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। देखिए मेटल सेक्टर बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जो ग्लोबल यहाँ पे उठापटक होती है उसका भी बहुत असर पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस सेक्टर में अभी भी पॉजिटिव हूँ। इसके मैं 1-2 कारण बताना चाहूंगी। अब पूरी जो जो पूरा वर्ल्ड है वो अब टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, और साथ में सब जगह अब जिस तरह से ईवीज आ रहे हैं, सोलर पैनल्स बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हो रही है, एक जो पूरा बदलाव हो रहा है, इसमें मेटल्स लगेंगे सब जगह बनने में, और इसीलिए मेटल्स में जो डिमांड है वो बनी रहेगी लॉन्ग टर्म में। दूसरा कारण है कि मेटल्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं टू डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आपके चैनल पे मैं मार्च के महीने से ये बात कह रही हूँ कि डॉलर इंडेक्स अब पीक हो गया है। 114 का जो हाई बना था वो अब पीक होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि डॉलर अब यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेगा।
मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कमोडिटी से मेटल से। तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि मेटल्स में एक तेज़ी बनेगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ा उठा-पटक रह सकती है, बट लॉन्ग टर्म मेटल्स के लिए अच्छे लगते हैं और उसमें जो अभी हमको पसंद आता है वो जिंदल स्टेनलेस है। मेरे हिसाब से ये काउंटर अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म में। 390 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी जिंदल स्टेनलेस में। तो आस्था को जो इस सेक्टर में जिंदल स्टेनलेस स्टील पसंद आता हुआ दिख रहा है शेयर में। और वैसे भी हमने देखा है कि जिंदल स्टेनलेस स्टील में जो है इस साल एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। ईयर टू डेट रिटर्न की बात की जाए तो इस शेयर में करीब 53% का रिटर्न देखने को मिला है। गिरीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, आपकी राय क्या होगी मेटल सेक्टर पर, खासतौर पर कौन सा शेयर है आपकी तरफ से कोई पसंद का शेयर है? ये मेटल सेक्टर में बेसिकली हम लोग भी लॉन्ग टर्म व्यू में काफी पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेटल माइनिंग प्रोडक्शन जो है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई में चल रहे हैं। अगर कोई सी भी इंडस्ट्रीज की आप बात करें तो स्पेशली हमने इसमें एक इंडस्ट्री चूज करी है, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का एक तो इंटर्न डिविडेंड्स की भी पॉलिसीज आ ही रही है, डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स भी है, तो लॉन्ग टर्म्स के लिए हम वो फोकस में ही रखते हैं। और आगे का प्रोजेक्शन हम लोगों को जिंदल स्टील्स के लिए काफी अच्छा लगता है। जिंदल स्टील्स के लिए जो मेरा टारगेट है वो 450 का है और 1 साल से 1.5 साल के एक टाइम फ्रेम के लिए कोई भी इसको कैरी कर सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक भी खरीदारी करने के इसका जिंदल स्टील भी उनको पसंद आता हुआ है। हमने एक ऐसे सेक्टर की बात की है मेटल की जिसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एक ऐसे सेक्टर की अब बात करते हैं जिसने अगर इस साल की बात करें तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिया। 21% का रिटर्न देता हुआ दिखा है एफएमसीजी इंडेक्स। ऐसा क्यों हुआ और क्या आगे संकेत बेहतर देखने को मिल रहे हैं, बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। विनी, हमने देखा है कि एफएमसीजी इंडेक्स का खासतौर पर इस साल जो है परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिला। कई सारे स्टॉक्स देखिए, खासतौर पे आईटीसी जैसे स्टॉक्स, रेडिको जैसे स्टॉक्स में हमने देखा एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ब्रिटानिया ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि मौसम में थोड़ा कह सकते हैं कि उल्टा सब कुछ हो गया। समय से पहले मानसून में थोड़ी देरी हो गई, उसके पहले हीट वेव चल रहा था। क्या इसका पूरा असर, चूँकि ये सब कुछ पहली तिमाही में देखने को मिला है, क्या इसका पूरा असर एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में इस महीने के नतीजे जब आने वाले हैं उसमें दिखेगा? तो बिल्कुल एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल जहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है, पहले तो बात करते हैं एफएमसीजी की। वहाँ पे सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है डिमांड में। रूरल मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, पर अभी तक जो अपडेट्स आए हुए हैं वहाँ पे सबड्यूडनेस ही दिख रही, इतनी अच्छी रिकवरी नहीं है। पर ओवरऑल अर्निंग्स के लिए वेट आउट करेंगे और कमेंट्री के लिए वेट करेंगे। मार्जिन में इंप्रूवमेंट तो दिखेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मोस्ट कंपनीज में, और मेनली इनपुट कॉस्ट रेंज बाउंड रहा है तो इसका बेनिफिट लगेगा मार्जिन के लिए। समर प्रोडक्ट्स वहाँ पे थोड़ी धीमी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि समर्स ये टाइम अनसीजनल रेन की वजह से इम्पैक्ट हो गया था, तो समर प्रोडक्ट्स में थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है, जैसे कूलिंग हेयर ऑयल्स, आइसक्रीम्स, जूसेस, वहाँ पे ये कैटेगरीज में थोड़ी इम्पैक्ट दिख सकती है। ओवरऑल एफएमसीजी में वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इंप्रूव होगा और लो टू मिड सिंगल डिजिट में रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ। की अर्निंग्स जो वॉच आउट करेंगे, वन तो HUL के अर्निंग्स है, क्योंकि यहाँ पे नया मैनेजमेंट का आए हुए हैं तो उनकी क्या कमेंट्री आ रही है, यहाँ पे वॉच आउट करेंगे। आईटीसी ऑल्टरनेट बिजनेस की बात कर रहे थे तो आईटीसी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैरिको की ग्रोथ कैसे रह रही है, नेस्ले, ब्रिटानिया और GCPL ये इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है एफएमसीजी बिजनेस में वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो ऑब्वियसली हमने देखा था कि यहाँ पे समर सीजन ये टाइम थोड़ा इम्पैक्ट हो चुका था, क्योंकि बारिश आ रही थी, अनसीजनल बारिश आ रही थी, वेदर इतने कंडीशंस इतने फेवरेबल नहीं थे कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी, स्पेशली एसी कंपनीज के लिए। तो एक्सपेक्टेड है कि म्यूटेड ग्रोथ रहेगा यहाँ पे, स्पेशली एसी कंपनीज के लिए, और जो कंपनीज कूलिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे डिमांड थोड़ी म्यूटेड रहेगी। उसके अलावा ग्रॉस मार्जिन में तो इंप्रूवमेंट रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मेनी कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, पर हायर एड स्पेंड्स है जो सपोर्ट करेंगे ओवरऑल सेल्स को, बिकॉज वीक डिमांड एनवायरनमेंट था, तो जो प्रमोशंस थी उसकी वजह से मे भी थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। की अर्निंग्स जो वॉच आउट करेंगे वो है हैवेल्स, वोल्टा, CG कंज्यूमर्स और डिक्सन। तो भी नहीं, सीधे तौर पे बताते हुए कि देखना होगा कि मौसम का कितना असर देखने को मिला और ग्रामीण इलाकों में जो है जो मांग आई है उसका कितना असर देखने को मिला। इसके अलावा मैनेजमेंट क्या बदलते हैं, कि क्या कमेंट्री होती है, क्या उनका बयान होते हैं, वो भी कहने का असर देता हुआ दिखेगा। आस्था, हमने देखा है खासतौर पे कि एफएमसीजी स्टॉक्स जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। आईटीसी जैसे स्टॉक्स देखिए लगातार तेज़ी दिखा रहे हैं, मल्टी ईयर हाई पे कारोबार करते हुए दिख रहे हैं लगातार। आपको लगता है कि एफएमसीजी इंडेक्स खासतौर पे सेक्टर इस क्वार्टर में जो नतीजे आएंगे वो और परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, और इसमें आपके टॉप पिक्स कौन से होंगे?
जी बिल्कुल, एफएमसीजी को लेके हम यहाँ पे पॉज़िटिव हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो रूरल इकोनॉमी में इश्यूज़ थे, वो धीरे-धीरे हमें सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आएँगे। दूसरी तरफ हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल भी इंडिया में मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी अब पूरा यहाँ पे एक पॉज़ हो चुका है। तो वो भी फ़ेवरेबल रहता है रूरल इकोनॉमी के लिए। सिर्फ़ एक मॉनसून की चाल देखना बाकी है। अगर उसने भी पॉज़िटिव टर्न किया, तो एफएमसीजी सेक्टर बिल्कुल यहाँ पे हमें तेज़ी में दिखता हुआ नज़र आएगा। अब पसंद क्या आता है? नेस्ले पसंद आता है। नेस्ले की बात करें तो हम सब जानते हैं कि 40% इसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, वो मिल्क और न्यूट्रिशन रिलेटेड सेगमेंट से आता है। अगर वहाँ पे बात करें तो मिल्क की प्राइसेज़ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मिल्क की प्राइसेज़ में जो एक तेज़ी आनी थी वो आ चुकी है क्योंकि ध्यान होगा तो कुछ डिज़ीज़ वगैरह हुई थी जिसकी वजह से काउज़ वगैरह का एक डिज़ीज़ फैला था, तो उसकी वजह से हमने देखा था कि मिल्क की प्राइसेज़ अफ़ेक्ट हुई थी। लेकिन अब ये लगता है कि वहाँ पे हमें एक डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। अगर वो केस हुआ तो यहाँ पे हमें ग्रॉस मार्जिन बढ़ते हुए नज़र आएँगे। दूसरी तरफ नेस्ले की लीडरशिप पोज़ीशन है, स्पेशली अगर मैं इन्फेंट न्यूट्रिशन की बात करूँ और ये एक ऐसा सेगमेंट होता है, लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जहाँ बच्चों की बात आती है तो अगर प्राइस भी बढ़ती है तभी भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ ही पब्लिक जाती है। तो मुझे लगता है वो भी यहाँ पे कंपनी को हेल्प करता है और कंपनी ने देखिए कोई भी यहाँ पे प्राइस कट नहीं लिए माफ़ कीजिए यहाँ पे कोई प्राइसेज़ में कोई भी कंपनी के फ़र्क नहीं पड़ा। कंपनी ने प्राइस बढ़ाए थे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा और लोगों ने डिमांड उतनी ही रखी। तो मुझे लगता है कि नेस्ले एक वेल पोज़्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है। बिल्कुल खरीदारी करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में सेगमेंट में कौन सा आपको शेयर पसंद है? क्योंकि हमने देखा कि इसमें खासतौर पे अगर एसी और कूलिंग सेगमेंट देखिए, वहाँ हमने उन शेयरों का परफॉर्मेंस काफ़ी नेगेटिव देखा है, चाहे वोल्टास हो, सिम्फनी जैसे स्टॉक्स हो। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई टॉपिक आपकी तरफ से? देखिए, नेस्ले की बात करें तो 25,100 का मैं टारगेट देना चाहूँगी। मैंने टारगेट नहीं बताया था, बट 25,100 के टारगेट के लिए नेस्ले की खरीदारी करने की सलाह है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा-सा मैंने अलग यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट किया है, वो है हॉकिंस। हॉकिंस कुकर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं किचन अप्लायंसेस भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से रिलेटेड रहते हैं, तो मैंने उसे पसंद किया है। शानदार नतीजे हमें देखने को मिले हैं हॉकिंस के अंदर और जिस तरह से देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। डिस्पाइट कि यहाँ पे मेटल्स की प्राइसेज़ बढ़ी क्योंकि एल्यूमीनियम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है हॉकिंस के क्योंकि और स्टील भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। फिर भी कंपनी यहाँ मैनेज कर पाई है और यहाँ पे चौथी तिमाही में ग्रोथ दिखाई है। पूरे वर्ष में 15% की ग्रोथ दिखाई है एफवाई अगर मैं 23 की बात करूँ। हॉकिंस मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे दम है और ये काउंटर परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। 6,990 के टारगेट्स के लिए हॉकिंस को मैं खरीदारी करने की सलाह दूँगी। किचन अप्लायंसेस सेगमेंट की तरफ मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल का ये एक स्टॉक शामिल किया है। शेयर थोड़ा हट के आपने ज़रूर बताया, लेकिन बाज़ार में जो है सबसे ज़रूरी जो होता है मुनाफा कमाना होता है, और अगर ये शेयर चलता है तो अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आस्था ने शेयर पे दाव लगाया है। आपकी तरफ से गिरीश, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कौन से टॉपिक्स होंगे और क्या राय होगी आपकी इस पूरे सेक्टर को लेकर? बेसिकली अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो ये सच है कि जो मोस्टली सारी कंपनीज ने अपनी वर्किंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करा है। Q2 में, Q3 में जो इन्वॉल्व आए हैं कंपनीज को वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और इसका डेवलपमेंट हमको नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर्स में डेफिनेटली दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके बेटर रीस्ट्रक्चरिंग भी, क्योंकि जो मैंने स्टॉक चूज करा वो आईटीसी है, तो मैं आईटीसी प्रपोजिशंस में बात करूं तो इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काफी काम करना शुरू करा। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर इनका एक वर्टिकल रहता है जिसको हम बोलते हैं शॉपिंग्स में किराना बाजार के नाम से है इनका, और कचरा किराना है। ये दो बेसिकली सेगमेंट्स इनके ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली सिर्फ Q3 मतलब को ऑलवेज फोकस करते हैं। तो ये दो सेगमेंट्स के ऊपर आईटीसी के ऊपर दाव करा जा सकता है। डेफिनेटली 550 का हम एक टारगेट कैरी कर रहे हैं आईटीसी को लेकर। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में कौन सा शेयर आपको पसंद आ रहा है? कंज्यूमर ड्यूरेबल में मैंने टाइटन्स को कैरी करा है। टाइटन्स बेसिकली जो जिस तरीके के गोल्ड डेवलपमेंट्स आएंगे अब नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर, इसका डेफिनेटली इसको बेनिफिट मिलेगा। तो हम टाइटन्स को कैरी कर रहे हैं 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए। टाइटन्स अगर कोई भी कैरी करता है तो उसका टारगेट वो 4100 रुपए का एक रेंज रख सकता है। तो टाइटन में जो पसंद आता है, तीन जो इसमें खरीदारी करने से लगभग 4100 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। इसके अलावा जो है दूसरा जो शेयर इनको पसंद आता है, आस्था को हॉकिंस एक शेयर है जो उनको पसंद आ रहा है। इसके अलावा गिरीश को आईटीसी पसंद है। एक ऐसा शेयर है जो बीते अगर देखिए कुछ सालों में शानदार रिटर्न देता हुआ दिखा और इस
इस साल भी इस शेयर में जो है हमने एक शानदार रिटर्न बनते हुए देखा है। हॉकिंस भी खरीदारी करने सलाह दी जाता, आपको जो है 6,990 रुपये का टारगेट रखना होगा। लेकिन एक और सेक्टर की बात करते हैं जिसमें हमने इस साल काफ़ी शानदार तेजी देखी। कह सकते हैं कि इस शेयर की, इस सेक्टर में रफ्तार रुक ही नहीं रही है और कई सारी जो है खबरें लगातार आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ ऑटो सेक्टर की। अगर इस साल रिटर्न की बात करें इस इंडेक्स की, तो करीब 22% का फीसदी का रिटर्न जो है इस इंडेक्स ने इस पूरे साल दिया है। और कह सकते हैं कि लॉन्चिंग इतना ज़्यादा इस सेगमेंट में होते हैं, देख रहा, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इस सेगमेंट में गजब रेस्ट देखने को मिल रही है। और इस सेक्टर को ट्रैक करती है सिस्टी, जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिस्टी, हमने देखा है कि इस सेक्टर में जो है ऑटो सेक्टर में खास तौर पे इस साल काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, चाहे वो शेयर का हो या कंपनियों के लॉन्चिंग के लिहाज से हो। सबसे पहले आप ऑटो सेक्टर की बात बताइए, इसके बाद आप फार्मा सेक्टर की बात कीजिएगा, जहाँ हमने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑटोज़ में एक के बाद एक ज़बरदस्त लॉन्चेस हो रहे हैं और इसके चलते जो वॉल्यूम्स हैं वो भी सुधरती हुई नज़र आई हैं। पहली तिमाही की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेस्टिव सीजन का भी सपोर्ट था, जिसमें हमने देखा कि कई सारी गाड़ियाँ लॉन्चेस हुई, 2 व्हीलर को भी काफ़ी सपोर्ट मिला और इसके चलते जो है कंपनीज़ की वॉल्यूम सुधरती हुई नज़र आएंगी। पर बात करें मार्जिनस की, जो कि अभी तक एक ट्रेंड चल रहा था कि मार्जिन सुधरते हुए नज़र आ रहे थे, इस बार सुधार की उम्मीद तो है पर बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोटा मोटी जो कि स्टील और जितने भी बाकी रॉ मटेरियल कॉस्ट के प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं स्थिर ही रहते हुए नजर आए हैं। अब अगर हम देखें कंपनी के आगे कुछ सेगमेंटल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट इस बार तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पे मार्च महीने में जो है प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे, जिसके चलते बहुत सारी प्री बाइंग हुई थी। तो कमर्शियल व्हीकल एक सेगमेंट है जो कि प्री बाइंग के चलते एक इफेक्ट होता हुआ ज़रूर नज़र आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें 2 व्हीलर सेगमेंट की या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की, तो यहाँ पे उम्मीद है कि इनके नंबर सुधरते हुए ज़रूर नज़र आए। और जहीं ट्रैक्टर डिवीजन की बात है तो वहाँ पे लगभग स्थिर ही ग्रोथ देखने को मिली है, पर आगे के लिए जो कंपनीज आउटलुक बताती हैं वो पॉजिटिव है, तो इन सबकी कॉमेंट्रीज पे भी नज़र रहेगी। अभी जो लेटेस्ट समझ आ रहा है वो ये है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में थोड़ा सा गिरावट ज़रूर देखने को मिला है, कि जो इंक्वायरीज़ हैं वो कम होती हुई नज़र आई हैं। तो उस पर कंपनीज़ का क्या कहना है, इस पर भी हमारी खासी नज़र रहेगी। स्टॉक के लिहाज से तो आपको सभी ऑटो शेयरों पे नज़र रखनी है, और देखिए कोई वहाँ पे रुकावट का नाम नहीं ले रहे हैं, वो सारे शेयर्स गिरते बाजार में भी M&M ये सारे कुछ काउंटर्स तेज़ी का ही रुख दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र ज़रूर रखनी है कि अर्निंग्स किस तरीके से सपोर्ट करती हैं। अब फार्मा डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम पिछले 3 से 4 महीने में देखें तो कई सारे फार्मा काउंटर्स में रिकवरी आई है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो भारतीय बाजार है वहाँ से जो सपोर्ट था या ग्रोथ थी वो कंटिन्यू होती हुई दिखी है, पर यूएस बाजार में हालांकि वॉल्यूम ज़रूर बढ़े हैं, पर प्राइसिंग को लेके बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि कंपनीज ये सारी चीज़ें प्राइसिंग फिलहाल नहीं कर रही हैं। तो अब जो कंपनीज के नतीजे आएंगे वहाँ पे यूएस कामकाज को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कितना सुधार देखने को मिला है, क्योंकि एनालिस्ट तो यही हाईलाइट कर रहे हैं कि बहुत सुधार देखने को नहीं मिला है, एक्सेप्ट 1 या 2 खेमों की बात करें तो एक्चुअली क्या पिक्चर सामने आती है इस पे नजर रहेगी। और आगे के लिए जो कंपनी की कमेंट्री है प्राइसिंग को लेके वो खासी ध्यान रखनी पड़ेगी। मार्जिन्स में हल्के सुधार की उम्मीद जरूर है, और कंपनीज के लिहाज से डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, सन फार्मा ये कोई दिग्गज नाम है जहां पे आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। तो ये 2 सेक्टर खास तौर पे, अगर ऑटो सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो 22% रिटर्न, फार्मा इंडेक्स की बात किया तो 10% का रिटर्न जो है ईयर टू डेट मतलब इस साल देखने को मिला है। फार्मा में हमने देखा है कि बीते 1-1.5 महीने में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली फार्मा शेयर में। लेकिन शुरुआत जो बात करते हैं ऑटो सेक्टर की खास तौर पर, आस्था ऑटो में आपके टॉप पिक्स क्या होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि ऑटो में जो भी स्टॉक्स देखिए, टाटा मोटर्स 50% से ज़्यादा का रिटर्न इस साल, बजाज ऑटो देखिए 1 साल के ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहा है, हीरो मोटर कॉप में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या राय होगी ऑटो सेक्टर में, आपके टॉपिक्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऑटो सेक्टर की यहाँ पे बात करें तो मुझे एक ऑटो स्टॉक बहुत पसंद आता है, आपके चैनल पे भी रिकमेंड किया था। टाटा मोटर्स, अभी भी इसमें स्टीम बाकी है, 655 का मेरे को लगता है कि टारगेट हमें देखने को मिलेगा इस काउंटर पे। टाटा मोटर्स की बात करें तो मुझे लगता है जो आने वाले नतीजे रहेंगे उसमें काफी चांसेस है कि ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि कंपनी की पूरी कोशिश है कि जो डिस्काउंट कंपनी दे रही थी वहां पे वो रिडक्शन करे। दूसरी तरफ मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल भी ये हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे भी हमें सिंगल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तीसरा फैक्टर जो टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव है कि ये 4 नए यहाँ पे लॉन्चेस करने वाले हैं बाय FY 25। एक उन्होंने हैरियर ईवी ऑल
ऑलरेडी लॉन्च किया है, उसके अलावा 4 नए और यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे बाय FY 25। चौथी बात जो अच्छी लगती है कि कंपनी का चाहे वो जैगवार लैंड रोवर हो या टाटा मोटर्स खुद की बात हो, ये पूरा इनकी कोशिश है कि फ्री हो जाए नेट डेट लेवल पे, तो वो भी एक काफ़ी मजबूती कंपनी को प्रदान करता है। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स अभी भी यहाँ पे एक बेहतरीन चॉइस है, यहाँ पे और तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 655 का लक्ष्य मैं इस काउंटर को देना चाहूँगी, तो खरीदारी करने की सलाह है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। जल्दी से आस्था बताइए, फार्मा में टॉपिक्स क्या होगा आपका? देखिए फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज पसंद आता है। टारगेट रहेगा 5790 से 5670 का। ये 2 टारगेट्स हैं। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो जी रेवलिवमेंट जो इनका मेन प्रोडक्ट है, उसका काफ़ी इंटरेस्ट है। कंपनी ने अभी ट्रेड जेनरिक्स बिज़नेस में भी फोray किया है, वो भी यहाँ पे मजबूती प्रदान करेगा। मुझे डॉक्टर रेड्डीज पसंद आता है और मैं इस काउंटर पे पॉजिटिव हूँ। खरीदारी करने की सलाह है जो मैंने टारगेट्स दिए हैं उनके लिए। गिरीश जी, आपकी तरफ से टॉपिक्स ऑटो और फार्मा में? देखिए ऑटो के अंदर भी मेरा भी टाटा मोटर्स ही है, क्योंकि जो मैंने पैरामीटर्स चूज करे थे वो डिफरेंशिएट थे। इनके जो सेल्स नंबर्स आए थे मेरे लिए उसका बहुत ज्यादा फोकस था। जैसे टाटा टियागो है, 5 लाख यूनिट्स ऑलरेडी माइलस्टोन सेल्स टच कर चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी कंपनीज में काफी रीस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अगर हम देखें तो इन्होंने हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। ऑलरेडी कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो 22 से 23 गाड़ियों का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर। तो एक बहुत बड़ा वर्टिकल्स है जो ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम मेजर करते हैं ई व्हीकल्स के अंदर। इसलिए इसका जो टारगेट्स है वो हमारे लेवल पे 750 का है 1 से सवा साल के टाइम फ्रेम के लिए। और जो मैं फार्मा सेक्टर्स में चूज करा है वो जाइडस लाइफ है। जाइडस लाइफ का मेरे लिए जो टारगेट है वो 700 का है, 589 का भी लेवल ये चल रहा है। मैं टाटा मोटर आस्था और ग्रीस दोनों को पसंद है। ग्रीस ने तो 750 रुपये का टारगेट दिया, आस्था को लगता है कि 655 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है अगले 1 से 2 महीने में। अब एक और सेक्टर बचा जिस पर बात करते हैं, सीमेंट। क्या इस सेक्टर में इस तिमाही के नतीजों में मजबूती दिखेगी? क्योंकि सीमेंट की जब भी बात होती है तो मजबूती की बात होती है। अशोक साहब, सीमेंट सेक्टर को लेकर क्या नज़रिया है इस तिमाही में? जी हाँ, सीमेंट स्पेस में सबसे पहले प्राइस हाइक्स की बात करेंगे तो इस तिमाही में मेजर प्राइस हाइक्स देखने को नहीं मिले थे। इनफैक्ट जुलाई के महीने में भी प्राइस हाइक्स नहीं देखने को मिले और एक्सपर्ट्स का मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY 24 में प्राइस हाइक्स देखने को नहीं मिलेंगे। डिमांड की बात करें तो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इस क्वार्टर में। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है, जिसके चलते डिमांड अच्छी रही है इस क्वार्टर में। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में भी कमजोरी देखने को मिली, जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है सीमेंट कंपनीज में इस क्वार्टर में। आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट की क्या आउटलुक रहती है डिमांड एनवायरनमेंट पर और कॉस्ट एनवायरनमेंट पर अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, वो एक की फैक्टर होगा। इसके अलावा मॉनसून आ चुका है, जिसके चलते सेकेंड क्वार्टर के नतीजों में भी कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। ऑल इन ऑल मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है लोअर कॉस्ट के चलते, लेकिन प्राइस हाइक्स नहीं लिए थे, जिसी के चलते रियलाइजेशंस पर इस क्वार्टर में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो ये रहा तो ये पूरे सेक्टर को लेकर कि बहुत ज़्यादा चूँकि बढ़ोतरी नहीं की गई है कीमतों में, तो उसका असर देखने को मिल सकता है आगे आने वाले क्वार्टर में। क्या रहा होगी खासतौर पे सीमेंट में? आस्था, आपकी तरफ से कौन सा टॉपिक्स होगा? देखिए सीमेंट अच्छा लगता है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे टॉप पिक रहेगा 8990 के टारगेट्स के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो बिल्कुल सीमेंट सेक्टर में अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, वहां से डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे कम हो रही है। फ्रेट की अगर हम बात करें या फिर पेटकोक वगैरह की बात करें तो वो भी मजबूती प्रदान करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट आगे जाते हुए 1000 से लेके 1200 EBITDA पर टन हमें दिखाता हुआ नजर आएगा और मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट टॉपिक्स आस्था की तरफ से 8960 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। गिरीश, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा सीमेंट में जो आपको पसंद है? सीमेंट्स में मैंने जो शॉर्टलिस्ट करा है वो ग्रासिम लिमिटेड है। इसका मैं 2450 का एक टारगेट मेजर करता हूँ, क्योंकि सीमेंट्स के अंदर हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो लास्ट क्वार्टर था वो ठीक गया था, क्योंकि आउटलुक्स भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट 7 से 8% की ग्रोथ प्रोडक्शन की आउटलुक थी जो ऑलरेडी सभी सेगमेंट्स ने कवर करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑलरेडी अगर हम 1 साल के प्रपोजिशन पे बात करें तो जिस तरीके के गवर्नमेंट के डेवलपमेंट्स है प्रोडक्शन लाइंस को लेके भी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं और जो हाउसेज जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान कर रखे हैं अलग अलग सिटीज में,
उसका डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए ये टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल रहेगा। तो ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट दो ऐसे शेयर होंगे सीमेंट सेक्टर से जो हमारे जानकारों को पसंद है। ग्रासिम में आपको जो है 2450 का लक्ष्य रखना है, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट में जो यहाँ से अच्छी मजबूती देखने की सलाह दे रही है आस्था, उनको लगता है कि 8960 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आस्था, ग्रीस, सृष्टि, आशीषा और विनी, आप सबका शुक्रिया इस खास शो में जो है अलग अलग सेक्टर के बारे में बताने के लिए, और आप दोनों का शुक्रिया इन तमाम सेक्टर्स पे अपनी राय देने के लिए और अपने पसंद का शेयर बताने के लिए। तो ये तीनों स्वदेश पर मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।